नमस्कार। आज हम एक अहम बल्कि काफी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारत में झूठी एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट का सामना कैसे किया जाए। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि भाई कानूनी प्रक्रिया क्या है, बचाव कैसे करें और हाँ, जो झूठी शिकायत करते हैं उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो आज हम इसी जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि झूठी एफआईआर का सामना करना ना वो सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत थका देता है। हाँ, सही कहा। इसका मकसद ही अक्सर होता है परेशान करना, किसी की इज्जत खराब करना। तो इसीलिए जो कानूनी रास्ते हैं, खासकर जो नए कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, उनको जानना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए किसी के साथ ऐसा हो जाता है, उस पर झूठी एफआईआर हो जाती है, तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? मतलब क्या करें सबसे पहले? देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो स्रोत कहते हैं, वो ये कि अगर आपने वाक़ई कोई अपराध नहीं किया है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये तो है। क्योंकि होता क्या है, घबराहट में लोग अक्सर कुछ गलत कर बैठते हैं, तो वो नहीं करना है और फ़ौरन किसी अच्छे अनुभवी वकील से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है। और पुलिस से संपर्क करने के बारे में क्या? जैसे पुलिस बुलाती है तो? हाँ, तो पुलिस संपर्क की बात करें तो एक बहुत अहम जजमेंट है अरनेश कुमार जजमेंट। अच्छा। इसके हिसाब से अगर मामला बहुत गंभीर नहीं है, मतलब ऐसा अपराध जिसमें सजा 7 साल से कम है, तो पुलिस आम तौर पर सीधे गिरफ्तार नहीं करती। ओह! ये तो राहत की बात है। जी, तो अगर पुलिस बुलाए तो जरूर जाना चाहिए। आत्मविश्वास से अपनी बात रखनी चाहिए, बताना चाहिए कि आरोप क्यों झूठे लगते हैं और अगर आपके पास कोई सबूत है, जैसे किस तरह के सबूत? जैसे कि आप उस वक्त कहीं और थे, इसका सबूत, जिसे कानूनी भाषा में अलबाए कहते हैं, या कोई गवाह हो, कोई सीसीटीवी फुटेज हो, मोबाइल की लोकेशन हो, या फिर ये बता सकते हैं कि भाई शिकायत करने वाले से कोई पुरानी रंजिश है। ये सब बातें पुलिस को बतानी चाहिए। अच्छा, ये तो हुई 7 साल से कम सजा वाले मामलों की बात। लेकिन अगर मामला ज़्यादा गंभीर हो, मतलब जिसमें 7 साल से ज़्यादा सजा का प्रावधान है, तब तो स्थिति अलग होगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे गंभीर मामलों में थोड़ी रणनीति अलग हो सकती है। स्रोत ये सुझाते हैं कि शायद सीधे पुलिस के सामने जाने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति, जैसे कोई परिवार का सदस्य हो, दोस्त हो, या फिर वकील के जरिए अपनी बात और सबूत पुलिस तक पहुंचाना ज्यादा सही रहता है। अच्छा। पर ध्यान रहे, पुलिस से भागना नहीं है, वो शक पैदा करता है। अपनी बात रखना जरूरी है और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जितने भी सबूत आपके पास हैं उन्हें इकट्ठा करके एक एफिडेविट, मतलब शपथ पत्र बनवाएं हाँ। और उसे स्पीड पोस्ट से सीनियर पुलिस अधिकारियों को, जैसे एसपी या कमिश्नर, और जो जांच कर रहा है उस अफसर को, आयो और थाने के एसएचओ को भी भेजें। इससे आपकी बात का एक रिकॉर्ड बन जाता है। ठीक है। और मान लीजिए गिरफ्तारी का डर बना हुआ है या एफआईआर दर्ज हो ही चुकी है, तब क्या कानूनी रास्ते बचते हैं? हाँ, तब भी कई रास्ते हैं। देखिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए एक तो है अग्रिम जमानत, जिसे एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं। जी। इसके लिए बीएनएसएस की धारा 482 के तहत कोर्ट में आवेदन किया जा सकता है और इसमें अर्नेस्ट कुमार जजमेंट का हवाला देना काफी मददगार होता है। और? इसके अलावा आप एसपी ऑफिस में एक आवेदन दे सकते हैं कि भाई जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए, और शायद सबसे कारगर तरीका है हाई कोर्ट जाना। हाई कोर्ट एफआईआर रद्द करवाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। बीएनएसएस की धारा 528 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है कि इस एफआईआर को रद्द किया जाए। अच्छा, तो एफआईआर रद्द करवाने के क्या आधार हो सकते हैं? मतलब कोर्ट कब मानती है कि एफआईआर रद्द होनी चाहिए? इसके कई आधार हैं। जैसे अगर एफआईआर पढ़ने से ही लगे कि कोई अपराध बनता ही नहीं है, प्रथम दृष्टया कोई मामला ही नहीं है, हम्म। या आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हो, या जो घटना बताई गई है वो असल में हुई ही नहीं, या फिर ये साफ दिख रहा हो कि शिकायत सिर्फ परेशान करने या बदला लेने के इरादे से, मतलब दुर्भावना से, मैलिफाइड इंटेंशन की गई है। अच्छा। इस बारे में ना कई महत्वपूर्ण अदालती फैसले हैं, जैसे स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल, ये तो मील का पत्थर माना जाता है। इसमें सिद्धांत बताए गए हैं एफआईआर रद्द करने के। हाँ, सुना है इसके बारे में। फिर है कहकशां कौसर बनाम बिहार राज्य, ये खासकर पारिवारिक मामलों के लिए बहुत अहम है। इसमें कोर्ट ने कहा कि गोलमोल आरोपों पर ध्यान ना दें, ठोस बातें होनी चाहिए, ये झूठे आरोपों से बचाता है। हाँ, ये पारिवारिक मामलों में अक्सर होता है। जी।
और प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य में भी रिश्तेदारों को बेवजह फंसाने पर चिंता जताई गई थी। और अभी हाल का एक मामला है महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2024, वो भी इसी दिशा में है। तीजी किस्म का है और दोनों पक्षों में आपस में समझौता हो जाता है तब भी हाईकोर्ट एफआईआर रद्द कर सकता है। ये सारी जानकारी तो बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये साबित हो गया कोर्ट में कि एफआईआर झूठी थी, हाँ। तो जिसने ये झूठी एफआईआर लिखवाई थी, क्या उसके खिलाफ भी कुछ हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जब आप निर्दोष साबित हो जाते हैं तो झूठी शिकायत करने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए भी कई रास्ते हैं। जैसे बीएनएस की धारा 217 है, पुलिस को झूठी सूचना देने के लिए। इसमें 6 महीने तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। ठीक है। फिर बीएनएस धारा 248 है, अगर किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से झूठा आरोप लगाया गया है तो 2 साल तक की जेल या जुर्माना। और अगर आरोप गंभीर था, मतलब 7 साल से ज्यादा सजा वाला, तो झूठा आरोप लगाने वाले को 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। बाप रे, ये तो गंभीर है। जी। इसके अलावा मानहानि का केस किया जा सकता है बीएनएस धारा 356 के तहत, जिसमें 2 साल तक की सजा है। आप बीएनएस धारा 273 के तहत मुआवजे की मांग भी कर सकते हैं। अच्छा, मुआवजा भी मिल सकता है? हाँ, और अगर कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया गया था तो उस पर बीएनएस धारा 379 के तहत अलग से मुकदमा चल सकता है। और अगर पुलिस की मिलीभगत का शक हो तो? अगर ऐसा लगता है कि पुलिस ने भी मिलीभगत की है तो उनके खिलाफ भी बीएनएस की जो संबंधित धाराएं हैं, जैसे सबूत मिटाने की धारा 201 या लोक सेवक द्वारा गलत रिपोर्ट बनाने की धारा 256, 258, उनमें शिकायत की जा सकती है। तो मतलब सारे सबूत, सारे दस्तावेज संभाल कर रखना और सही टाइम पर सही कानूनी कदम उठाना, ये सबसे जरूरी है। बिल्कुल। संक्षेप में यही है कि झूठी एफआईआर एक गंभीर समस्या है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कानून ने निर्दोष लोगों की सुरक्षा के लिए कई रास्ते दिए हैं। सबसे जरूरी है शांत रहना, ठंडे दिमाग से सबूत इकट्ठा करना और सही कानूनी सलाह लेना। और जैसा हमने बात की, अरनेश कुमार, कहकशां कौसर जैसे जो अदालती फैसले हैं, वो न्याय सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को, कि इतने सारे कानूनी उपाय हैं, इतने अदालती फैसले हैं, फिर भी समाज में ये क्यों दिखता है कि लोग आपसी झगड़ों में या बदला लेने के लिए झूठी शिकायतों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं? इसे और असरदार तरीके से कैसे रोका जा सकता है? जी, ये वाकई सोचने वाली बात है।